तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्निंग नॉलेज पे। तो फ्रेंड्स, आज से हम शुरू कर रहे हैं पर्यावरण एवं परिस्थितिकी और अधिकतम 5 या 6 वीडियो में हम इसे समाप्त कर देंगे। तो पहला आज का चैप्टर है फ्रेंड्स पर्यावरण, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो हमारा सवाल होगा कि पर्यावरण कहते किसे। पर्यावरण शब्द को अगर हम तोड़ें तो ये परिधन आवरण से पर्यावरण का निर्माण होता है। तो अगर परि का अर्थ समझ लें और आवरण का अर्थ समझ लें तो आसानी से हम पर्यावरण को समझ सकते हैं। तो परि का अर्थ होता है चारों तरफ और आवरण का अर्थ होता है घिरा हुआ, मतलब जिससे हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं उसे हम पर्यावरण कहते हैं। तो फ्रेंड, जैसे आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पे पर्यावरण, और पर्यावरण चारों तरफ से घिरा हुआ है, वायुमंडल से, जीवमंडल से, जल मंडल से और स्थल मंडल से। तो एक एक करके इसे भी देख लेते हैं। जीवमंडल मतलब पौधे के जंतु या पादप के जंतु, या फिर जल मंडल। जल मंडल में क्या क्या आएगा? तो हिमनद, झील, नदी, सागर, एक एक करके आएंगे। और स्थल मंडल, स्थल मंडल में पर्वत, मैदान और मरुस्थल। हम एक एक करके आगे भी देखेंगे। और वायुमंडल, वायुमंडल के 5 परतें होती हैं, ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो फिलहाल हमने 2 ही लिखा है, आप समझ जाएंगे। जैसे कि पहला क्षोभ मंडल और दूसरा समताप मंडल। तो ये हुआ जिससे चारों तरफ से घिरा हुआ हो, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। या हम जिससे चारों तरफ से घिरे हुए हो उसे हम पर्यावरण कहते हैं। तो फ्रेंड्स, पर्यावरण के हम प्रकार देखेंगे और पर्यावरण के घटक देखेंगे। तो पर्यावरण को 2 भागों में बांटा गया है, एक प्राकृतिक और एक मानव। प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण। ठीक, इसको एक एक करके देखते हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण में पहला अजैविक या जैविक। अजैविक को ही कहीं कहीं भौतिक पर्यावरण भी लिखा गया है। तो अजैविक पर्यावरण में जलीय, स्थलीय, वायुमंडलीय। जैविक में कैसे? अजैविक और जैविक में अंतर ऐसे स्पष्ट कर सकते हैं कि जो जैविक है इसमें जीव होगा, जो अजैविक है उसमें जीव नहीं होगा। तो देख पा रहे हैं हम लोग कि ये जैसे जलीय, स्थलीय, वायुमंडलीय। और इधर जैविक, वनस्पतिक, जैविक, सूक्ष्म जीव जैसे कवक या फिर अलग अलग जीव हुए। तो 2 भागों में बांटा गया, अजैविक और जैविक। तो ये हुआ प्राकृतिक रूप से पर्यावरण ने बांटा है। और ये मानव निर्मित, जैसे हम लोग कृषि क्षेत्र बनाते हैं खुद से, परिवहन क्षेत्र बनाते हैं, औद्योगिक क्षेत्र बनाते हैं, तो ये हम खुद से निर्माण करते हैं और ये प्राकृतिक रूप से है। तो ये दोनों पर्यावरण के 2 भाग हुए। पर्यावरण के 2 भाग। अब देखेंगे पर्यावरण के घटक। घटक क्या होता है? तो घटक को इंग्लिश में कंपोजिशन कहते हैं। मतलब एक वस्तु जो छोटी छोटी चीजों से बनकर तैयार होती है तो उसे हम घटक कहते हैं। जैसे दवा के पीछे दिए होंगे कि ये चीज से ये दवा बनकर तैयार हुआ है, या फिर कोई भी वस्तु अलग अलग चीजों से बनकर तैयार होता है तो वही अलग अलग चीज को हम घटक कहते हैं। तो ऐसे ही पर्यावरण का अलग अलग घटक है। तो एक एक करके हम घटक देखते हैं। तो हमने पहले क्या देखा? पर्यावरण के प्रकार। तो प्रकार 2 प्रकार थे, एक प्राकृतिक और एक मानव निर्मित। तो प्राकृतिक में जैविक और अजैविक। तो जैविक में हमने वनस्पति या सूक्ष्म, अजैविक में हमने देखा वायुमंडल, स्थल मंडल। तो इस तरह अजैविक में हुए। और ये प्राकृतिक और मानव निर्मित में हमने देखा कि जैसे कृषि योग्य क्षेत्र या फिर औद्योगिक के लिए क्षेत्र, तो ये हमने निर्माण किया है और ये प्राकृतिक ने निर्माण किया है। तो इस तरह पर्यावरण को हमने 2 भागों में बांटा। और हम अब पर्यावरण के घटक देखेंगे। पर्यावरण के घटक, जैसे कि हमने पर्यावरण को 2 भागों में बांटा था, एक प्राकृतिक और एक मानव निर्मित, वैसे ही पर्यावरण के घटक को हम 3 भागों में बांटते हैं, एक जैविक, एक अजैविक और ऊर्जा घटक। तो तीनों को अलग अलग भागों में बांटा गया है और तीनों को समझते हैं। ये का 2 चीजों को हमने पहले ही समझ रखा है, जैसे कि जैविक घटक जिसमें जीव होते हैं, जैसे कि पादप, इन्हीं को हमने पीछे वनस्पति पढ़ा था, पादप, जीव और सूक्ष्म जीव। ये हुआ जैविक घटक। अजैविक घटक में स्थलीय घटक, वायुमंडलीय घटक और एक जलीय घटक। ठीक, इसको हमने पहले देखा था। और ये है ऊर्जा घटक। ये तीनों को मिला के पर्यावरण का निर्माण होता है। तो ऊर्जा घटक को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक भूतापीय ऊर्जा और दूसरा सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा से हम समझते हैं कि सूरज से मिलने वाली ऊर्जा को हम सौर ऊर्जा कहते हैं। भूतापीय ऊर्जा क्या है? तो भूतापीय ऊर्जा का अर्थ ये नहीं है कि जो भूतल है वो गर्म हो जाता है सूर्य के ताप से, तो उसे हम भूतापीय ऊर्जा कहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भूतापीय ऊर्जा का अर्थ है पृथ्वी के अंदर से प्राप्त हुई ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी के अंदर मैग्मा है तरल रूप में, या फिर कोर का उच्च ताप, तो इस कोर के उच्च ताप या फिर मैग्मा से मिला हुआ ऊर्जा हम उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। तो भूतापीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा, तो 3 प्रकार के घटक हुए हैं फ्रेंड्स। पहला जैविक घटक, ऊर्जा घटक और तीसरा अजैविक घटक। तो पर्यावरण के 3 घटक और पर्यावरण के 2 भागों हमने बांट चुके थे। पर्यावरण किसे कहते हैं ये हम समझ चुके हैं, जो हम जिससे हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं उसे पर्यावरण कहते हैं। तो ये था पर्यावरण। अब आगे देखते हैं परिस्थितिकी। तो अगला टॉपिक है पारिस्थितिकी तंत्र।
तो जैसे हमने पर्यावरण को देखा कि पर्यावरण का परिभाषा होता है जो हमें चारों तरफ से घिरा हुआ हो, जिसे हम चारों तरफ से घिरे हुए हो लगभग, तो उसे हम पर्यावरण कहते हैं। तो ऐसे ही आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं, तो इसे समझते हैं फिर अपने आप जवाब मिल जाएगा। तो मान लेते हैं एक इंसान हंसता हुआ, तो इसके आसपास कुछ जल है, या फिर इसे जलाशय कह सकते हैं, जलाशय है, या इसके आसपास पौधा है। तो जैसे ये इससे सांस ले रहा है तो एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है। वैसे ये जलाशय से कनेक्टेड है और जलाशय इससे कनेक्टेड है, मतलब ये जलाशय को प्रभावित करता है और जलाशय इससे प्रभावित होता है। वैसे ही वायुमंडल है, तो एक दूसरे से सब के सब कनेक्टेड है। आप सोच रहे होंगे ये तो परिभाषा हम पर्यावरण का पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल सही बात है। इसी के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं, मतलब पर्यावरण के किस प्रकार एक दूसरे से सारे चीज जुड़े हुए हैं उसके अध्ययन को हम पारिस्थितिकी कहते हैं। और पारिस्थितिकी कैसे काम करता है, उसका सिस्टम क्या है, उसके अध्ययन को हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग एजी टांसले ने किया था। तो कई बार परीक्षा में यह भी आया है पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द किसने सबसे पहले प्रयोग किया था, तो एजी टांसले ने। तो हम देख चुके हैं कि पारिस्थितिकी किसे कहते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं और पर्यावरण से कैसे ये कनेक्टेड है। तो अब हम देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। तो अब देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार। तो पारिस्थितिकी तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, एक मानव निर्मित, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र, और दूसरा प्राकृतिक परितंत्र। तो एक एक करके हम समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो मानव निर्मित परितंत्र, मानव निर्मित परितंत्र में क्या होता है, मानव निर्मित परितंत्र जो है सौर ऊर्जा पे कम निर्भर होता है और जीवाश्म ईंधन पे ज्यादा निर्भर होता है। तो ये अपना अधिकांश कार्य, जैसे औद्योगिक कार्य हुआ या फिर अलग अलग कार्य, वो जीवाश्म ईंधन पे ज्यादा निर्भर रहता है और सौर ऊर्जा पे अपेक्षाकृत कम निर्भर रहता है। सौर ऊर्जा से भी हम खेती या अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं, लेकिन जीवाश्म ईंधन पे ज्यादा हम निर्भर हैं। तो ये हुआ मानव निर्मित परितंत्र। और फिर अगला है प्राकृतिक परितंत्र। तो प्राकृतिक परितंत्र को भी जैसे कि हम दो भागों में बांट सकते हैं, देख रहे हैं, पहला जलीय परितंत्र और दूसरा स्थलीय परितंत्र। तो फिर जलीय परितंत्र को पहले देखते हैं। जलीय परितंत्र को भी दो भागों में बांटा गया है, एक लवणीय जलीय परितंत्र, अलवणीय जलीय परितंत्र। तो अलवणीय जलीय परितंत्र में जैसे झील या नदी या ऐसे छोटी छोटी चीज, और लवणीय परितंत्र में समुद्र को रखा गया है। तो दो भागों में बांटा गया है, लवणीय परितंत्र जिसमें समुद्री जल को रखा गया है और एक अलवणीय परितंत्र जिसमें झील, नदी या तालाब इसे रखा गया है। तो यह हुआ जलीय परितंत्र। और अगला है स्थलीय परितंत्र। तो स्थलीय परितंत्र को भी तीन भागों में बांटा गया है, पहला मरुस्थलीय परितंत्र, दूसरा घास परितंत्र और तीसरा वन परितंत्र। तो इसको एक एक करके देखते हैं, उसके बाद अंतिम में देखेंगे हम लोग वन परितंत्र जो थोड़ा सा विस्तृत है। तो पहले देखते हैं मरुस्थलीय परितंत्र। तो मरुस्थल कहते किसे हैं, पहले औसतन 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा हो उसे हम मरुस्थल कहते हैं। मरुस्थल को दो भागों में बांटा गया है, एक गर्म मरुस्थल, एक ठंडा मरुस्थल। उसे तापमान के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, गर्म मरुस्थल और ठंडा मरुस्थल। मरुस्थल जो है पूरे पृथ्वी का 1/7वां भाग घेरे हुए है। तो मरुस्थल बहुत ही ज्यादा पृथ्वी पे है। जैसे सबसे बड़ा मरुस्थल अगर कहा जाए तो वो अंटार्कटिका का मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है। और सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे सहारा मरुस्थल। और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल। तो ये हुआ। अब मरुस्थल में उगने वाले कुछ पादप या पौधों के बारे में देखते हैं। तो उनकी अपनी एक अलग विशेषता है। मरुस्थल भूमि जो पौधे होते हैं उनका जो जड़ होता है वो काफी बड़ा और लंबा लंबा होता है, क्योंकि वो पानी के तलाश में काफी दूर तक निकल जाते हैं। तो जो उनके जड़ होते हैं काफी लंबे लंबे होते हैं, तथा उनके जो पत्तियां होते हैं या फिर तना होते हैं काफी गुद्देदार होते हैं, जो अब उसमें पानी को संचित रखते हैं। और वहां की जो पत्तियां होती हैं काफी छोटी और नुकीली होती हैं। छोटी नुकीली होने के कई फायदे हैं, जैसे कि वो ज्यादा से ज्यादा पानी को वाप के रूप में बाहर नहीं निकाल सकती हैं। घाटे में होने से उन्हें यह फायदा होता है कि उनकी पत्तियों को जीव, अलग अलग जीव उसे खा ना सकें। कुछ पौधों का तना में प्रकाश संश्लेषण होता है जिससे वो अपना भोजन बना सकते हैं। ये तो हुए पौधे। और वहां के जो जीव होते हैं, वहां के जीव के पैर लंबे लंबे होते हैं ताकि उनके जो शरीर है वो भूमि से दूर रहे, क्योंकि जो वहां की भूमि है काफी गर्म होती है। तो मरुस्थल भूमि के कुछ जीव हुए, कुछ पौधे हुए
आगे देखते हैं। ये था मरुस्थल और अगला है घास परितंत्र। तो घास परितंत्र को हम भूगोल का एक अध्याय है उसमें हम पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। फिलहाल उसको देखते हैं कि कहीं कहीं घास का मैदान जो है काफी बड़ा बड़ा होता है, जैसे कि कभी कभी एग्जाम में सीधा सीधा नाम पूछा जाता है, जैसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रेरी के घास का मैदान, दक्षिण अमेरिका का पंपास, और जैसे ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स। तो अलग अलग ऐसे घास के मैदान है, तो इसको हम कभी एक बार चार्ट में लिख के और याद करने की कोशिश करेंगे। तो ये घास परितंत्र है। अच्छा, आपने बंबू सुना होगा या फिर देखा भी होगा, तो बंबू भी एक प्रकार का घास ही है। जैसे घास क्या है ना, जब तक उसको जड़ से नहीं काटते हैं तब तक वो उगते रहता है, वैसे ही बंबू है। बंबू को एक बार ऊपर से काट दीजिए फिर से उग जाएगा, वो घास की तरह ही कार्य करता है। एक तरह से वो घासी है। और बंबू को कहीं कहीं क्षेत्रीय भाषा में बांस कहते हैं। तो ये हुआ बंबू जो एक घास का ही रूप है। तो ये घास परितंत्र हुआ। और फिर हमने मरुस्थलीय परितंत्र देखा, अब हम देखेंगे वन परितंत्र। ये थोड़ा सा लंबा है तो इसे हम अगले स्लाइड में देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे वन परितंत्र। वन परितंत्र जो है वह स्थलीय परितंत्र का ही एक भाग है। तो स्थलीय परितंत्र में हमने मरुस्थल परितंत्र और घास परितंत्र को देखा था। अब हम देखेंगे वन परितंत्र। वन परितंत्र में शुरुआत करते हैं। तो उष्णकटिबंधीय वन, शीतोष्णकटिबंधीय वन और टैगा और टुंड्रा, इन 4 प्रकार के वन परितंत्र में वन को पढ़ना है। तो पहला हम देखें उष्णकटिबंधीय वन। तो पहले ये समझते हैं कि उष्णकटिबंधीय जो वन है वो पाए कहाँ जाते हैं। तो इसे मान लेते हैं हम पृथ्वी, ठीक है। और इसके बीचों बीच जो रेखा जाएगी अक्षांशीय रेखा, ये 0 डिग्री पे कौन सी होगी, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी इसे कहते हैं। और ठीक इसके ऊपर 23.5 डिग्री पे और ठीक 23.5 डिग्री नीचे ये कौन सी रेखा है, अगर आप समझ पा रहे होंगे जैसे हम बोल रहे हैं 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे। ऊपर कर्क रेखा हम कहते हैं और नीचे मकर रेखा कहते हैं। तो ये जो है इसे हम कर्क रेखा कहते हैं और ये जो है इसे हम मकर रेखा कहते हैं और बीच वाले को विषुवत रेखा कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे तो हमने अक्षांशीय और देशांतर चैप्टर में पढ़ा था कि ऊपर 90 रेखा होती है और नीचे 90 रेखा होती है। तो फिर ये जो 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे है, इसकी इतनी महत्व क्यों है। तो फ्रेंड्स देखते हैं, अगर हम इसे पृथ्वी मान लेते हैं और इसे अगर हम सूर्य मान लें, तो जो सूर्य की सीधी प्रकाश होती है वो सीधा प्रकाश अधिकतम कर्क रेखा तक जाएगी, उसके ऊपर नहीं जाती है, और नीचे अधिकतम मकर रेखा तक जाती है, उसके नीचे सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है। तो सूर्य का प्रकाश सीधा जो होता है वो कर्क और मकर के बीच में ऊपर नीचे करता रहता है। तो इसीलिए अधिकतम इसका नाम कर्क रखा गया और न्यूनतम इसका नाम मकर रेखा रखा गया। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने का तात्पर्य ये था कि जो हमारा उष्णकटिबंधीय वन है वो इसी कर्क और मकर रेखा के बीच में पाया जाता है। तो उष्णकटिबंधीय वन कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पाया जाता है। तो ये तो हुआ उष्णकटिबंधीय वन। अब उष्णकटिबंधीय वन में भी 2 प्रकार के वन होते हैं, एक सदाबहार वन और एक पर्णपाती वन। तो 2 प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो इसको अलग अलग करके देखते हैं। उष्णकटिबंधीय वन में जो सदाबहार वन है ये विषुवत रेखा के पास ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि विषुवत रेखा पे ताप और आर्द्रता दोनों ही उच्च होता है। ताप तो इसलिए उच्च होता है क्योंकि सूर्य का प्रकाश सीधा सीधा विषुवत रेखा पड़ता है, और आर्द्रता मतलब नमी, हवा में कितना नमी है तो वो भी उच्च होता है। वो कैसे उच्च होता है, क्योंकि विषुवत रेखा पर ताप ज्यादा होने के कारण वहां की जो समुद्री जल है वो ज्यादा भाप बन के ऊपर उठेंगी। अब ज्यादा भाप बन के ऊपर उठेंगी यानी वर्षा भी ज्यादा होगी। जब वर्षा ज्यादा होगी तो हवा में नमी की मात्रा ज्यादा होगी, यानी वहां आर्द्रता ज्यादा होगा। ताप और आर्द्रता ज्यादा होने के कारण या उच्च होने के कारण वहां पेड़ पौधे हमेशा हरे भरे रहते हैं। वहां हर साल बरसात लगभग 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है, इस कारण वहां के पौधे हमेशा हरे भरे रहते हैं। इसी कारण उसे हम सदाबहार वन कहते हैं। तो ये था सदाबहार वन फ्रेंड्स, हमने देखा सदाबहार। अब देखते हैं पर्णपाती वन। इसे पर्णपाती वन क्यों कहते हैं। पर्णपाती मतलब कि पेड़ से अपने पत्ते गिरा देते हैं। तो ऐसा क्यों फ्रेंड्स होता है, क्योंकि गर्मी के मौसम में जो कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास के जो पौधे होते हैं, तो गर्मी के दिनों में वहां पानी या फिर कह सके तो वायु में आर्द्रता कम होती है। तो इस कारण क्या होता है कि पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा पानी अपने पत्तियों के माध्यम से भाप बना के ऊपर ना उड़ा दें। इस कारण क्या होता है कि पेड़ पौधे अपने पत्तियों को गिरा देते हैं, जिस कारण कि पानी ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधों में संचित रहता है। तो ये ग्रीष्म काल का समय होता है। तो ग्रीष्म काल में
ग्रीष्म काल में अपने अंदर पानी को संचित रखने के लिए पेड़ पौधे अपना पत्ते नीचे गिरा देते हैं, तो ऐसे पेड़ पौधे को हम पर्णपाती वन कहते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा हमने देखा उष्णकटिबंधीय वन, जिसमें सदाबहार वन था और पर्णपाती वन था। अगला है शीतोष्ण कटिबंधीय वन, इसमें भी जैसा हम देख रहे हैं सदाबहार और पर्णपाती दोनों प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये कहाँ पाए जाएंगे, तो इसको फिर से मान लेते हैं हम पृथ्वी, इसको हम मान लें विषुवत रेखा, और इसको मान लें अगर हम कर्क रेखा, और इसे मान लें हम मकर रेखा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतने दूर को तो हमने देखा कटिबंधीय वन में कि सदाबहार वन और पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अब इसके ऊपर मतलब 23.5 डिग्री के ऊपर 66.5 डिग्री तक, और वैसे ही नीचे 23.5 डिग्री से नीचे 66.5 डिग्री तक शीतोष्ण कटिबंधीय वन कहते हैं। उससे भी दो भागों में बांटा गया है, एक सदाबहार वन और एक पर्णपाती वन। तो फ्रेंड्स जैसे कि हम समझ पा रहे होंगे, सदाबहार वन वहां के वन क्या होंगे, कि हमेशा हरे भरे होते होंगे, मतलब वहां आर्द्रता ज्यादा होगी, और पर्णपाती वन में बरसात की मात्रा सदाबहार की अपेक्षा कम होता है। तो यहाँ जो होते हैं, यहाँ कटिबंधीय वन में, यहाँ पर्णपाती वन क्यों पाए जाते हैं, यहाँ तो हमेशा ठंडा होता है, और जबकि हमने देखा था उस कटिबंधीय वन में वो अपना पानी संचित रखने के लिए अपने पत्ते को गिरा देते थे। लेकिन यहाँ क्या होता है फ्रेंड, तो यहाँ के जो पौधे होते हैं वो भी अपने पत्ते गिरा देते हैं, तभी तो इनका नाम पर्णपाती पड़ा। तो ये अपने पत्ते क्यों गिराते हैं, जैसे यहाँ था कि पानी को संचित रखने के लिए ये अपने पत्ते नीचे गिरा देते थे। जब भी भाप बन के पानी ऊपर उठता है, दो चीजों को लेकर उठता है, एक तो पानी और दूसरा उष्मा। तो देख रहे हैं शीतोष्ण मतलब यहाँ ठंडा प्रदेश है, तो ये अपना उष्मा बचाने के लिए, क्योंकि अगर इनके ज्यादा से ज्यादा पत्ते हुए तो ये क्या करेंगे, अपने पानी को भाप के रूप में बाहर निकालेंगे, तो पानी के साथ साथ उष्मा भी निकाल देंगे। तो उष्मा को संचित रखने के लिए ये अपने पत्ते को नीचे गिरा देते हैं। दोनों को कंपेयर करें तो मतलब यहाँ पर जो था वो पानी को संचित रखा जा रहा था, मतलब उष्ण कटिबंधीय वन में, पर्णपाती वन को अपने पानी को संचित रखने के लिए ये अपने पत्ते गिरा देते थे, ताकि कम से कम पत्ते होंगे तो कम से कम भाप बनेगा, तो कम से कम भाप बनेगा मतलब कम से कम पानी निकलेंगे। सेम प्रोसेस यहाँ भी है, यहाँ पे भी अपने पत्ते गिराते हैं ताकि कम से कम भाप बने, जिससे कम से कम उष्मा बाहर निकले, यानी पौधों को पानी के साथ साथ उष्मा की भी जरूरत होती है। तो फ्रेंड्स दोनों को हमने देखा। अब अगला है टैगा और टुंड्रा। टैगा और टुंड्रा को देखते हैं, तो फिर आते हैं अपने पृथ्वी पे। तो ये जो हमने देखा, यहां से यहां तक का हमने एरिया देख लिया, सदाबहार वन, पर्णपाती वन जो भी था, यहां से यहां तक का एरिया हमने कवर कर लिया। अब बचा ये एरिया और ये एरिया, तो इसी एरिया में टैगा और टुंड्रा वन पाए जाते हैं। टुंड्रा वन जो होते हैं जो सबसे ऊपर होते हैं, जहां मानव के लिए रहना प्रतिकूल अवस्था होता है। तो जैसे मानव के लिए प्रतिकूल होता है, उसी तरह वनों के लिए भी प्रतिकूल होता है, तो वहां कम से कम वृक्ष पाए जाते हैं। और फिर बात हुआ टैगा, तो टैगा के वन जो होते हैं उनके कुछ खासियत होती हैं, जैसे कि उनके पत्ते जो होते हैं नुकीले होते हैं। उनके दो फायदे होते हैं, एक तो टैगा जो होते हैं वहां काफी बर्फबारी होती है, जिससे बर्फ जो है उनके पत्तियों पे आगे फिसल कर नीचे चला जाता है, पहला फायदा। और दूसरा फायदा ये होता है कि नुकीला होने के कारण वहां से वाष्प कम बन के निकलता है, वाष्पोत्सर्जन कम होता है। तो टैगा के पत्तियां जो होती हैं वो नुकीली होती हैं। ठीक ऐसे ही हमने मरुस्थल में भी देखा था, जो मरुस्थल वन में जो पत्तियां होती थी उनके भी पत्तियां नुकीले होते थे, तो वहां पर भी वाष्पोत्सर्जन कम करने के लिए, और यहाँ पर भी वाष्पोत्सर्जन कम करने के लिए। तो वहां क्यों, वहां वैसे ही पानी कम से कम बाहर की तरफ भाप बन के उड़े, और यहाँ वैसे ही पानी कम से कम भाप बन के उड़े। तो यहाँ टैगा प्रदेश में क्या होगा, अगर भाप बन के उड़ेगा तो साथ साथ उष्मा भी ले जाएगा, तो ये उष्मा बचाने के लिए ऐसा करते हैं। और मरुस्थलीय में वहां का अपना पानी को संचित रखने के लिए होते थे, वो नुकीले होते थे। तो एक दूसरे से कंपेयर करके देखें तो हम अच्छे से समझ पाएंगे। टैगा के पत्ते और मरुस्थलीय भूमि के पत्ते, दोनों के पत्ते नुकीले होते हैं, दोनों अपने अपने फायदे के लिए पत्तों को नुकीला बनाए रखता है। इस तरीके से हमने पूरा परितंत्र को देखा। अब हम देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, समझते हैं अब घटक को। तो घटक क्या है, जिसको हमने पहले देखा था, घटक मतलब कंपोजिशन, मतलब कि अलग अलग छोटे छोटे चीजों से मिलकर एक बड़ा चीज, छोटे छोटे चीजों से मिलकर बना एक चीज, जिसमें जो छोटी छोटी चीजें होती हैं उन्हीं को घटक कहते हैं। इनसे मिलकर एक बड़ा चीज बनता है, तो ये है घटक, और इनसे मिलकर बनता है पारिस्थितिकी तंत्र। तो ये पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं। इसमें पहला है अजैविक और दूसरा है जैविक। अजैविक और जैविक, इसको हमने पहले पर्यावरण में पढ़ चुके हैं।
कि अजैविक और जैविक में क्या अंतर होता है, एक बार और चर्चा करते हैं। तो अजैविक जो होता है मुख्यतः ये निर्जीव चीज होते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं भौतिक घटक प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, वायु, जल, मृदा, खनिज, चट्टान, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। इसमें कोई सजीव है, कोई नहीं है। मतलब कि ये सभी के सभी निर्जीव होते हैं और ये सजीव होते हैं, मतलब इनमें जीव होती है। तो पहला चीज, ये तो निर्जीव होते हैं लेकिन विभिन्न जीवीय घटकों को नियंत्रित करते हैं, ये निर्जीव चीज। तो फिर इसको एक बार देखते हैं कि भौतिक घटक, अकार्बनिक घटक और कार्बनिक घटक। तो अजैविक को 3 भागों में बांटा गया है, भौतिक घटक, अकार्बनिक और कार्बनिक। अकार्बनिक अर्थ क्या होता है, सिंपल है, जिसमें कार्बन ना हो उसे अकार्बनिक कहते हैं। जैसे कि जल में कार्बन नहीं पाया जाता है, मृदा हुआ, खनिज हुआ, चट्टान हुआ, इसमें कार्बन नहीं पाया जाएगा तो ये अकार्बनिक हुई। और कार्बनिक जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, तो ये कार्बनिक हुआ। और भौतिक में तापमान, प्रकाश, आर्द्रता और वायु। तो इसे हम समझते हैं। मुख्य इस पूरे चैप्टर में समझने लायक चीज है जो है वो जैविक, इसमें उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो इसे हम एक एक करके समझते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं जैविक घटक। जैविक घटक के 3 प्रकार हैं, हमने देखा था, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो पहले देखते हैं कि जैविक घटक किसे कहते हैं। तो जो सभी मनुष्य होते हैं, जीवित मनुष्य, वो अपने गतिशीलता के लिए भोजन पर निर्भर रहते हैं। यह भोजन उनके ऊर्जा का स्रोत है और इस ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। सूर्य के प्रकाश से पौधे अपना प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाते हैं और कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम उन पौधों पे निर्भर रहते हैं। तो फ्रेंड्स ये था जैविक घटक, और जैविक घटक में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। एक एक कर इसे समझते हैं। तो पहला है उत्पादक। उत्पादक का अर्थ ये है कि वो जो अपना खाना या अपना भोजन स्वयं बनाता हो। जैसे कि पेड़ पौधे, वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। सूर्य से प्रकाश लेते हैं और ये पेड़ पौधे हैं, मान लेते हैं ये पेड़ पौधे हैं और ये सूर्य है, तो सूर्य के प्रकाश से ये भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ये उत्पादक में आते हैं। और दूसरा जो होता है उपभोक्ता, जो उत्पादक को खाकर जीवित रहे या कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादक पे डिपेंडेंट, निर्भर है, तो उसे हम उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता को 3 वर्गों में बांटा गया है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से पौधों पे निर्भर होते हैं, जैसे कि चिड़िया हुआ या हिरन हुआ या अलग अलग जानवर जो शाकाहारी हो और प्रत्यक्ष रूप से उत्पादक पे निर्भर रहे, तो वो उनको हम प्राथमिक श्रेणी में रखते हैं। द्वितीय श्रेणी में वैसे जीव जो प्राथमिक उपभोक्ता को या फिर पेड़ पौधों को, जो जीव प्राथमिक उपभोक्ता का भोजन बना ले या फिर कहीं ना कहीं पेड़ पौधों पे आश्रित रहे, या फिर शाकाहारी या मांसाहारी दोनों हो, तो उसे हम द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। लेकिन जो प्राथमिक उपभोक्ता था ये सिर्फ और सिर्फ शाकाहारी था, इसमें मांसाहारी नहीं था। तो प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी, दूसरा शाकाहारी मांसाहारी, इसी में मानव भी आ जाएंगे। मानव शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही होते हैं। और आखिरी जो तृतीयक होता है ये द्वितीयक और प्राथमिक को अपना भोजन बनाता है, जिसमें मांसाहारी जीव आते हैं, जैसे कि शेर, बाघ हुआ, तो ये जो होते हैं मांसाहारी होते हैं और ये अपना भोजन द्वितीयक और प्राथमिक उपभोक्ता को बनाते हैं। तो ये था उपभोक्ता। और ये अपघटक। अपघटक वैसे जीव होते हैं जो जब कोई जीव मर जाता है तो उसके शरीर को वो खाकर जीवित रहते हैं। तो ये जो जीवित रहते हैं इन पर या इन पर जीवित रहते हैं, ये जो जीवित रहते हैं द्वितीयक और प्राथमिक पे जीवित रहते हैं। प्राथमिक जो है वो उत्पादक पे कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, बाकी सब प्राथमिक पर ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं बाकी के उपभोक्ता है या अपघटक हैं जो भी हैं वो उत्पादक पर ही निर्भर रहते हैं। ये था जैविक घटक। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि ऊर्जा कहीं ना कहीं यहाँ आगे बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और वहां से वहां। तो क्या एक ही मात्रा में ऊर्जा आगे बढ़ता होगा? मतलब कि अगर यहाँ पौधों के पास 100 केजी ऊर्जा है तो क्या प्राथमिक अगर इसे ग्रहण करें तो पूरे के पूरे 100 केजी इनके पास ऊर्जा आएंगे, या फिर अगर इनके पास 100 केजी आ गए तो क्या इनके पास अगला 100 केजी आएगा? बिल्कुल नहीं। लिंडमान नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना सिद्धांत दिया था कि जो ऊर्जा होता है जब अगले रूप में परिवर्तित होता है तो सिर्फ 10% ही अगले वाले को मिल पाता है।
यानी कि जो है अगर इनसे ऊर्जा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आगे बढ़ रहा है तो सिर्फ 10% ही बढ़ेगा। मतलब कि उत्पादक से भी आगे अगर सूर्य है, सूर्य के पास मान लीजिए कि 1000 कैलोरी है, ऊर्जा को कैलोरी में मापते हैं, तो मान लीजिए सूर्य के पास 1000 कैलोरी है तो इसका 10% ही उत्पादक ले पाएगा, मतलब कि 100 कैलोरी, 100 कैलोरी ही उत्पादक ले पाएगा। अगर उत्पादक से प्राथमिक के पास आता है तो 10 कैलोरी आएगा, अगर प्राथमिक से द्वितीय के पास जाता है तो ये 1 कैलोरी जाएगा, और द्वितीय से तृतीय के पास जाता है तो ये 0.1 कैलोरी जाएगा, और इसी प्रकार अगर अपघटक के पास जाता है तो वो 0.01% ही कैलोरी जा पाएगा। तो हम जैसे देख पा रहे हैं कि 10% घटते जा रहा है। तो ये लिंडमान नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपना सिद्धांत में बताया था कि ऊर्जा जो होता है जब आगे अगले रूप में परिवर्तित होता है तो सिर्फ 10% ही अगले रूप में परिवर्तित होता है। तो ये था उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अपघटक को हम समझ पाए हैं, मतलब कि जो जीव अगर मर जाए और मरे हुए जीव को वो खाते हैं, जैसे इसमें चील भी आ जाएंगे, कौवा भी आ जाएंगे, जो कि उसको खा के साफ करते हैं, तो वो अपघटक के रूप में कार्य करते हैं। तो इसको हमने समझा। अब अगला और आखिरी टॉपिक है पारिस्थितिकी पिरामिड, और ये आखिरी टॉपिक है। इसके बाद ये वीडियो समाप्त हो जाएगा, मतलब ये अध्याय यहाँ समाप्त हो जाएगा। अगला अध्याय हम अगले वीडियो में देखेंगे। फिर अभी देखते हैं पारिस्थितिकी पिरामिड। तो आखिरी टॉपिक है पिरामिड, मतलब पारिस्थितिकी पिरामिड। तो इसे पिरामिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर है वो पिरामिड नुमा होता है। तो पिरामिड को 3 भागों में बांटा गया है। पहला ऊर्जा के हिसाब से, दूसरा जैवभार के हिसाब से, और तीसरा उसके संख्या के हिसाब से। तो सवाल इसमें भी सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए हमें इसे पढ़ना जरूरी है। तो सवाल आते हैं कि कौन सा पिरामिड उल्टा होता है, कौन सा पिरामिड सीधा होता है। तो इसे बहुत जल्द हम कैसे देखते हैं। तो जो ऊर्जा वाला पिरामिड होता है वो हमेशा ऐसे सीधे होता है, और इसको 3 भागों में बांटा जाता है। तो ये नीचे वाला होता है उत्पादक, ये उपभोक्ता, और ये अपघटक। कहने का अर्थ यह है कि जो उत्पादक होंगे वो ज्यादा मात्रा में होंगे, इसलिए इसे चौड़ा रखा गया है। इससे कम जो होंगे वो उपभोक्ता होंगे, और इससे कम जो होंगे ये अपघटक होंगे। तो ऊर्जा पिरामिड में ये बताया गया कि ये इस प्रकार होंगे, और इनमें जो ऊर्जा जाएगा वो ऊपर सिर्फ 10% ही जाएगा। इसका 10% यहाँ, इसका 10% यहाँ। तो इस प्रकार ऊर्जा पिरामिड हुए। और ये जो दोनों है जैव भार और संख्या, ये दोनों ही उल्टा और सीधा दोनों प्रकार के बनते हैं। तो एक बार देखते हैं इन्हें भी। ये हुआ, इसको भी 3 भाग में बांटते हैं। पहला नीचे होगा जो सीधा है, तो पहला नीचे होगा उत्पादक, दूसरा है उपभोक्ता, और तीसरा है अपघटक। तो इसमें भार देखा जाएगा। तो फ्रेंड्स पहले तो हम देखेंगे उल्टा और सीधा होता है। तो जो स्थल पे होता है वो सीधा होता है, और जो जल में होता है वो उल्टा होता है। तो जो सीधा पिरामिड, तो नीचे वही होगा उपभोक्ता, नीचे वही होगा उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो इसमें जैव भार को देखा जाता है। मान लीजिए नीचे पेड़ पौधा हो गया, तो जो इसका जैव भार होगा, मान लीजिए इसका जैव भार 100 kg हुआ, ठीक है। तो ऊपर मान लीजिए जो उपभोक्ता होगा उसका जो जैव भार होगा वो 10 kg होगा। अब ये पूछेंगे कि ये 10 kg कैसे हो गया। तो फ्रेंड्स जो पौधे होते हैं अगर उनमें 100 kg ऊर्जा संचित है, तो अगला जब वो अपना ऊर्जा परिवर्तित करेगा तो उसको सिर्फ 10% ही अगले वाले को मिलेगा। ये लिंडमान थ्योरी से हम देख चुके हैं। तो इसका ऊपर 10 kg और इसके ऊपर जो अपघटक हैं उनको 1 kg ऊर्जा मिलेगा। और ठीक इसी को अगर विपरीत बना दें, इसी को विपरीत बना दें, तो ये हो जाएगा ऐसे, और ये ऐसे हो जाएगा। तो ये हुआ उल्टा पिरामिड। अब इसमें देखते हैं, तो नीचे क्या होगा, वही उत्पादक, बीच में उपभोक्ता और लास्ट में अपघटक। तो ये जो जल में होते हैं, तो जल में जो छोटी छोटी मछलियां होती हैं उनका जो वो होंगी उत्पादक, उसके बाद जो बड़ी मछलियां होंगी वो होंगी उपभोक्ता, और जो उनसे भी बड़ी मछलियां होंगी वो होंगी अपघटक। तो ये है सीधा पिरामिड। जो स्थल पे बनेगा वो सीधा पिरामिड बनेगा, जो जल पे बनेगा वो उल्टा पिरामिड बनेगा। सेम वैसे ही है संख्या पिरामिड। संख्या पिरामिड कहने का अर्थ है मतलब संख्या, इसमें गिनती की जाएगी कि किसकी संख्या कितनी ज्यादा है। तो एक बार इसी को मिटा के देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये है सीधा पिरामिड और ये है उल्टा पिरामिड। तो संख्या पिरामिड में ही ये सीधा और उल्टा देख रहे हैं। हमने इससे पहले जैव भार देख लिया था और उससे पहले
हमने ऊर्जा पिरामिड देख लिया था। और ये आखिरी है, तो इसमें भी सवाल कैसे आएंगे कि कौन सा सीधा होता है, कौन सा उल्टा होता है, तो हम इसे समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, ये जो सीधा पिरामिड है तो नीचे क्या होगा, हम समझ सकते हैं, दोनों में जो नीचे होगा वो उत्पादक होगा, जो बीच में होगा उपभोक्ता होगा, और जो आखिरी होगा वो अपघटक होगा। तो जो उत्पादक होता है, तो सीधा पिरामिड में क्या होता है, जो यहाँ पे उत्पादक होता है उसकी संख्या ज्यादा होती है, इसकी तुलना में उपभोक्ता होंगे, जैसे कीट होगा या फिर मेंढक हो गए, जो कि उत्पादक पे निर्भर रहते हो, उनकी संख्या इनसे कम होगी। इनसे कम होने का कारण क्या होगा, इनसे कम इसलिए होंगी ताकि ये जो ज्यादा रहें तब ना इनको भोजन ज्यादा से ज्यादा मिल सकेगा। अगर ये ज्यादा मिल जाए तो भूखे मर जाएंगे, तो इसके कारण इनकी संख्या कम हो जाएगी। और सेम ऊपर ऐसे, और ऐसे ही अगर ऊपर देखें तो जो अपघटक हैं उनकी संख्या और कम होगी, क्योंकि अगर उनकी संख्या ज्यादा हो गई और इनकी संख्या कम हो गई तो फिर वो भी भूखे मर जाएंगे। तो इसलिए इनकी संख्या कम होती है ताकि ये अपना भोजन अच्छे से कर सके। तो ये था सीधा पिरामिड। अब उल्टा पिरामिड में देखते हैं, मान लीजिए एक पेड़ है, सिर्फ संख्या को देखना है। मान लीजिए एक पेड़ है, तो एक पे बहुत सारी चिड़ियां हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। तो ये चिड़ियां जो होंगी, बहुत सारी चिड़ियां हो गई, ये जो चिड़िया हुई उपभोक्ता हुई, क्योंकि ये उत्पादक पे निर्भर है। जो चिड़िया होती हैं वो उत्पादक यानी पेड़ पौधे पे निर्भर रहती हैं, तो ये उत्पादक पे निर्भर रहती हैं। तो पता है बहुत सारी चिड़िया एक पौधे पे रह सकती हैं, नहीं, बिल्कुल रह सकती हैं और अपना भोजन कर सकती हैं। लेकिन यहाँ क्या था कि बहुत सारे घास के मैदान होने चाहिए, तब ना चिड़िया कम भी रहेंगे फिर भी काम चल जाएंगे उनका। लेकिन यहाँ एक पेड़ भी रहेगा तो उसमें बहुत सारे चिड़िया रह सकती हैं। तो ये उपभोक्ता हुई। अब इनके ऊपर जो होंगे अपघटक, यानी एक एक चिड़िया पे बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म जीव होंगे, तो एक चिड़िया पे बहुत सारे हो सकते हैं, तो इसलिए इनकी संख्या उपभोक्ता से भी ज्यादा होगी। तो अगर प्रश्न आए कि अगर उल्टा पिरामिड और सीधा पिरामिड में क्या अंतर है, तो हमने देखा, और फिर एक एक करके हमने संख्या पिरामिड, जैवभार और ऊर्जा पिरामिड को देखा। तो आज हमने पर्यावरण और पारिस्थितिकी को समाप्त किया। अगला चैप्टर जैव विविधता है। तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक आप इसे समझ के एक बार किताब जरूर पढ़ें, आपके पास जो भी किताब हो एक बार किताब जरूर पढ़ें और उसके बाद क्वेश्चन लगाने का प्रयास करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।